Myself Dr. Sarika Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट INM-PG कॉलेज मेरठ। मेरा जो आज का टॉपिक है लेक्चर का वो है कोरिलेशन एनालिसिस। मैंने टॉपिक ये क्यों सिलेक्ट किया, इसके पीछे रीजन ये है कि हम ये एक ऐसी स्टैटिस्टिकल मेथड है या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जिसका कि प्रयोग सभी तरीके की रिसर्च में किया जाता है। अगर हम किसी चीज की रिलायबिलिटी चेक करते हैं तो उसके लिए भी हमें कोरिलेशन एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है, या और भी बहुत सारी, कोई भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट क्रिएट करते हैं वहां पर भी, वैलिडिटी में भी, इन सभी चीजों में हम कोरिलेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है, आर वैल्यू हमें चाहिए होती है। इसलिए मैंने आज का टॉपिक लिया। इन प्रेजेंट लाइफ में भी, इन डे टू डे लाइफ में भी हमारी कोरिलेशन की बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। हम दो चीजों को, किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पर भी हमें कोरिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। सवाल ये उठता है कि कोरिलेशन का मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। द टेंडेंसी ऑफ साइमल्टेनियस वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन और कोवेरिएशन। दो वेरिएबल जब एक साथ विचलन करते हैं तो वह विचलन कोरिलेशन कहलाता है। उन दोनों वेरिएबल के बीच में जो संबंध बनता है वो कोरिलेशन कहलाता है। टू मेजर द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और कोवेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। इन दो वेरिएबल के बीच में जो संबंध बनता है वो कोरिलेशन एनालिसिस का स्टडी मैटर बनता है। अब ये जो दो वेरिएबल है, ये विचलन जो करते हैं वो एक दिशा में करते हैं या विपरीत दिशा में करते हैं, ये हमारा कोरिलेशन का मैटर होता है। इसको हम इस चीज से, ये जो चित्र बना हुआ है हम इसके उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बोट है, अगर बोट चल रही है और हवा, बोट इस डायरेक्शन में चल रही है और हवा का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हवा और बोट दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में विचलन कर रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, जैसे बोट इस साइड में चल रही है और हवा इस साइड में चल रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में, जो दो वेरिएबल के बीच में ये जो संबंध कहलाएगा, ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो कोरिलेशन दो तरीके का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में विचलन करते हैं, वेरी करते हैं, तो ये जो कोरिलेशन कहलाता है ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एरिया शो रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड सप्लाई। द कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स द investigator to know the degree and direction of such relationship between variables। जो मार्केट में हम प्राइस एंड ये लिखा हुआ है आपका प्राइस एंड सप्लाई का, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का, ये जो हम दो वेरिएबल लेकर चलते हैं उनके बीच में जब कोरिलेशन निकाला जाता है वहां पर हमें कोरिलेशन एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ये कोरिलेशन ना सिर्फ डायरेक्शन को बताता है बल्कि डिग्री को भी बताता है। कहने का मतलब है कि दो वेरिएबल जो हैं किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और किस मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमें कोरिलेशन एनालिसिस से पता चल जाता है। Once the correlation is established between two variables, regression analysis helps us to estimate the value of dependent variable for the given value of independent variable। देखिए, ये जो कोरिलेशन, ये कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन एनालिसिस है, ये कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन हमें ये तो बताता है कि दो वेरिएबल जो है वो आपस में उनका क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन है, लेकिन इनमें कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमें नहीं बताता। इसके लिए इस कोरिलेशन के बाद हम जिस अगली स्टैटिस्टिकल मेथड पर जाते हैं वो है रिग्रेशन एनालिसिस। वहां पर हमें ये पता चल जाता है कि इन दो वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है कोरिलेशन एनालिसिस टुगेदर with regression analysis helps us to understand the cause and effect behavior of various social and economic variables।
जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की वही बात है कि ये जो हमारा कोरिलेशन एनालिसिस है ये हमें ये तो बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध क्या है, कितना इनके बीच में कोरिलेशन है, लेकिन हमें ये कॉज एंड इफेक्ट के बारे में नहीं बताता कि कौन सा वेरिएबल किसका कारण और किसका कौन प्रभाव है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं बताता। हमें कोरिलेशन एनालिसिस करने के बाद रिग्रेशन एनालिसिस पे जाना होता है, ये पता करने के लिए कौन सा वेरिएबल कारण है और कौन सा वेरिएबल जो है इफेक्ट है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता जो है हमें रिग्रेशन एनालिसिस से चलता है। अगला है द प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन कोरिलेशन एनालिसिस आर मोर प्रिसाइज एंड रिलायबल। ये जो हम कोरिलेशन एनालिसिस से जो रिजल्ट निकालते हैं, जो डाटा निकालते हैं, या हम कहें कि दो वेरिएबल के बीच में जो हम संबंध निकालते हैं, तो वो जो आर वैल्यू जो निकलती है वो बहुत ही प्रिसाइज होती है, बड़ी निश्चित होती है और साथ में रिलायबल होती है, बहुत ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। अब आता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ये कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन द कोरिलेशन मे बी पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। जो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दो वेरिएबल जहां काम करते हैं, उस आवृत्ति वितरण को या उस डाटा को हम बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कौन सा होता है? रेफर्स टू द मूवमेंट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में पीछे हट रहे हैं, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। नेगेटिव कोरिलेशन रेफर्स टू द मूवमेंट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द वेरिएबल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये जो दो वेरिएबल हैं, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में घट बढ़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर ये परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये जो लाइन बन रही है आप देख रहे हैं कि ये जो डॉट्स हैं ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर ही है, इधर उधर कोई बिंदु नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन पे होने के कारण ही परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, जिसे कि हम +1 से करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरा है ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब देखिए इसमें भी जितने बिंदु हैं वो सारे के सारे एक ही लाइन पर हैं, कोई भी बिंदु इधर उधर नहीं है। इट मींस कि ये एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है और इसकी आर वैल्यू को हम -1 से शो करते हैं। ये तीसरा है जिसमें कि डॉट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पर ना होकर थोड़े नीचे थोड़े ऊपर हैं, यानी आसपास हैं। इसे हम हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। बिंदु है तो सही लेकिन स्ट्रेट लाइन पर ना होकर लाइन के आसपास ही हैं, इसीलिए ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज, अब ये है हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये जो लाइन है, ये नेगेटिव की जो लाइन है, इसमें भी बिंदु जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ना होकर आगे पीछे हैं, इधर उधर है, मतलब है लेकिन लाइन के आसपास ही, इसीलिए ये हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। अगला जो डायग्राम है ये है, आपने देखा इसमें कोई लाइन नहीं है और सारे डॉट्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं, पूरे में कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, इसीलिए ये कोरिलेशन 0 है, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, ये शून्य सहसंबंध को दर्शाता है। इसके अलावा भी दो होते हैं, मेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन ही होता है। इसके अलावा भी दो कोरिलेशन और होते हैं। पहला है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। The distinction between linear and non-linear correlation is based upon the ratio of change between the two variables. अब वहां पर क्या था, वहां पर मैटर था डायरेक्शन का, कि वो जो दो वेरिएबल मूव कर रहे हैं वो या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात कर रहे हैं ये रेशियो पर डिपेंड करते हैं। अगर दो वेरिएबल का रेशियो जो है वो अलग अलग है तो ये नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल का रेशियो जो है वो बिल्कुल बराबर है, उनमें जो मूवमेंट हो रहा है वो बिल्कुल बराबर बिल्कुल एक ही अनुपात में हो रहा है, तो वो लीनियर कोरिलेशन
कहलाता है। इसको हम देख भी लेते हैं कि लीनियर कोरिलेशन, द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन द ऑर्डर। यहां पर क्या है, linear correlation, the amount of change in one variable bears a constant ratio to the amount of change in the order। इसमें एक वेरिएबल में जो जिस अनुपात में परिवर्तन होता है दूसरे वेरिएबल में अगर उसी ही अनुपात में परिवर्तन होता है तो ये लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। नॉन लीनियर कोरिलेशन, द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर a constant ratio to the amount of change in the other variable। ये नॉन लीनियर कोरिलेशन था। अगर एक वेरिएबल में जो जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है अगर उसी अनुपात में दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यह परिवर्तन जो है वो नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। इसकी जो रचना होती है वो अधिकतर जिगजैग जैसी होती है ना, या कर्वीलीनियर कह सकते हैं आप। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषताएं, इसके गुण, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब एक वेरिएबल में चेंज जो होता है जिस अनुपात में होता है अगर उसी अनुपात में दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा कोरिलेशन जो होता है वो नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो पहली विशेषता पता करते हैं वो है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। पहली बात तो ये है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। दूसरी बात कि इसकी वैल्यू कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करती है, ये या तो -1 रहेगा या +1 रहेगा, 1 एक से ज्यादा नहीं होगी। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर हम जो हमारे पास डाटा है अगर हम उसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं या हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को माइनस करते हैं तो इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट के डाटा पर कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला इसमें है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केल, ये स्केल से भी फ्री है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके डाटा में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर पर कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब है कि जो कोरिलेशन एनालिसिस की जो वैल्यू आती है वो यूनिटरी है, वो प्योर नंबर है। प्योर नंबर का मतलब है कि उसमें किलोग्राम, लीटर, मीटर इस तरीके की यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ये एक प्योर नंबर होता है। अगला है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल इज सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल rxy इज इक्वल टू ryx। हम जब कोरिलेशन की वैल्यू को देखते हैं तो हम कोरिलेशन में ryx लिखें या हम rxy लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। इससे उनकी कहना चाहिए नेचर पर कोई चेंज नहीं आता है, ये सिर्फ हमारे लिखने का, यानी दोनों के बीच में जो कोरिलेशन का जो संबंध है वो एक ही रहेगा, दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी। अगला है इट इज पैरामेट्रिक टेस्ट एंड ऑन इंटरवल स्केल। अब आता है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जिनका की डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नॉर्मल होता है। इनकी जो सेंट्रल इसमें जिस सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल होता है या जिस साधन का प्रयोग होता है वो मीन का होता है, अरिथमेटिक मीन का हम इसमें प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें लीनियर कोरिलेशन होता है और जो भी डाटा होता है वो कंटिन्यूअस लेवल पर होता है। साथ में हम पैरामेट्रिक टेस्ट में हम रेशियो स्केल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इंटरवल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्केल क्या है? 1951 में स्टीवेंसन ने 4 हमें स्केल दिए थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये वाले जो पैरामेट्रिक टेस्ट है ये इंटरवल और रेशियो स्केल पर बेस्ड होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी है ऑन इंटरवल स्केल। अगला है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन बिटवीन
to the case of ungrouped data may be listed as under. जो हम कोरिलेशन को नापते हैं उसके 4 विधियां हैं, मापने की 4 विधियां हैं। पहली है स्कैटर डायग्राम मेथड। ये डायग्राम इसी तरीके से होते हैं जैसे हमने ये वाले दिखाए थे, एक लाइन के बीच के लाइन पर या फिर लाइन के आसपास जो डॉट्स होते हैं, ये विधि कुछ इस तरीके से होती है। दूसरी विधि है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरी विधि है जो कि कार्ल पियर्सन के द्वारा दी गई है, उन्हीं के नाम पर ही इस विधि का नाम रखा गया है, और हम जिसका लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे वो हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन को ही देखेंगे। अगला है स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अगली विधि होती है स्पीयरमैन की विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो डाटा है, जब हमारे पास डाटा ऑर्डिनल लेवल पर होता है और हमारे पास चेक करने के लिए ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि हम कोई अंक प्रदान नहीं कर सकते हैं, लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी, इस तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं, वहां पर हम स्पीयरमैन कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला दूसरा है कंकरेंट डेविएशन मेथड। ये कोरिलेशन इस तरीके का होता है जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर बेस्ड होता है, और जहां पर डाटा जो होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर कॉन्सिक्यूटिव होता है, और दूसरी चीज नॉन लीनियर होता है डाटा, तब हम कंकरेंट डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम सबसे पहले इनके गुण और अवगुणों को देखेंगे कि कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन निकालने की विधि है, इसमें कौन कौन सी खासियत है और कौन कौन सी इसकी बुराइयां हैं। पहले हम इसकी गुणों को देखते हैं, इसकी विशेष मेरिट्स को देखते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही विधि इस्तेमाल होती भी है। इट गिव्स अ प्रिसाइज एंड quantitative value indicating the degree of relationship existing between the 2 variables. कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव नहीं होता कार्ल पियर्सन वाला। इसमें डाटा जो मिलेगा वो क्वांटिटेटिव मिलेगा और बड़ा प्रिसाइज होता है, निश्चित होता है। द वैल्यू ऑफ आर इज इजीली इंटरप्रेटेबल। जो आर की जो वैल्यू होती है वो बड़ी आसान होती है, इसको इंटरप्रेट करना बड़ा आसान है, इसका एनालिसिस बड़ा आसान है। सेकेंड इसकी जो खूबी है वो ये है कि इट मेजर्स द डायरेक्शन एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल के बीच में डायरेक्शन को भी बताता है, किस दिशा में मूव कर रहे हैं ये भी बताता है, साथ में ये उस डिग्री को भी बताता है कि दोनों में जो वेरिएशन हो रहा है वो किस डिग्री का हो रहा है, लो है, हाई है, मीडियम है, किस तरीके का है, ये इस डिग्री को भी बताते हैं। अगला है इन रिग्रेशन एनालिसिस इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं और हम रिग्रेशन एनालिसिस पर जाते हैं तो वो हमें ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन कॉज है, कौन किसका कारण है, कौन किसका प्रभाव है, ये भी हमें पता चल जाता है। अगली है डिमेरिट्स, इसकी कमियां कौन कौन सी हैं। पहली है द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। इसकी जो पहली कमी है वो ये है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनसे ये प्रभावित होता है, इस कारण से डाटा में चेंज जो हो जाता है फिर उसके रिजल्ट में भी चेंज आ जाते हैं। इट्स कंप्यूटेशनल प्रोसीजर इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द अदर मेथड। जब हम कार्ल पियर्सन के माध्यम से कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हैं तो उसकी जो अकाउंटिंग है या उसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल है इन कंपैरिजन टू अदर, और विधियां आसान है, ये थोड़ी सी मुश्किल है। अगला है इट एज्यूम्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल वेदर सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट। अगली इसकी कमी ये है कि ये मानकर चलता है, ये इस अजम्पशन इसकी ये होती है कि दोनों वेरिएबल के जो बीच में संबंध है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब है बिल्कुल सपाट है, जबकि कई बार वो ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन वो लीनियर मानकर ये उसकी गणना कर देता है। अगला है कोएफिशिएंट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, देयरफॉर इट्स वैल्यू नीड्स अ केयरफुल इंटरप्रिटेशन।
जैसे कि पहले भी बताया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू निकल कर आती है या जो आर वैल्यू निकल कर आती है वो या तो -1 होती है या +1 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन इसलिए इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता होती है, बहुत केयरफुली इसको एनालाइज किया जाता है। अब आता है कि जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, हमारी आर वैल्यू हमें मिल जाती है, तो उसको हम ये कैसे एनालाइज करें कि ये सिग्निफिकेंट है, एवरेज है या इनसिग्निफिकेंट है। इसके लिए हमें प्रोबेबल एरर की आवश्यकता पड़ती है। ये है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर जिसे हम शॉर्ट में पीई लिखते हैं, ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या है ये? प्रोबेबल एरर डिफाइंस द लिमिट्स above and below the size of the coefficient determined within which there is an equal chance that coefficient of correlation similarly calculated from other sample will fall. With the help of probable error, it is possible to determine the limits within which coefficient of correlation in the population can be accepted to lie. Probable error जो होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो मिनिमम और मैक्सिमम की जो लिमिट है उसमें अगर हम किसी और सैंपल से भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो वो भी इसमें लाइक करेगा। ये प्रोबेबल एरर के माध्यम से पता चलता है कि वो इसमें लाइक करती है, इस लिमिट में लाइक करती है या नहीं करती है। इसका फॉर्मूला ये है PER 0.67451 - R² √n. If R value is 6 times less than PE, the correlation coefficient is insignificant. अगर probable error को हम 6 गुना कर दें और उसके बाद भी हमारी R वैल्यू ज्यादा बैठती है तो हमारी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट कहलाएगी, और लेकिन अगर R वैल्यू कम हो जाती है तो वो वैल्यू इनसिग्निफिकेंट कहलाती है। R वैल्यू इज 6 टाइम्स लेस देन P, अगर वो 6 टाइम्स के बावजूद भी हमारी कम बैठ रही है R वैल्यू तो हमारे वो इनसिग्निफिकेंट है। अपोजिट, जस्ट अपोजिट, इफ R वैल्यू इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन P, द कोरिलेशन को इज इनसिग्निफिकेंट। अगर हमारी प्रोबेबल एरर को 6 गुना हम कर दें और हमारी R वैल्यू उससे अभी अधिक है तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये सिग्निफिकेंट कहलाया जाएगा। Otherwise, nothing can be said about the significance of R with certainty. वरना हम इसका जो कंक्लूजन देते हैं वो इस तरीके से देते हैं कि nothing can be said, हम इसके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। अगला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम ऐसे से शो करते हैं। Standard error measures the precision of a sample. It indicates how closely a sample mean represents the true population mean with lower values signaling greater accuracy. स्टैंडर्ड एरर से हमें ये पता चलता है कि हमने जिस पॉपुलेशन से सैंपल निकाला है वो सैंपल मीन को कितना, वो जो हमारा सैंपल है वो हमारी पॉपुलेशन को किस तरह से कितना रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा आर वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड एरर वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितना ज्यादा वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा एरर वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। ये इसका फॉर्मूला है। इसलिए ये सैंपल के प्रिसीजन को बताता है कि ये सैंपल जो है जिस पॉपुलेशन से लिया गया है वो कितना उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। अब हम कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कैसे निकालते हैं इस विधि को इसमें बताया गया है। फॉर अनग्रुप्ड डाटा, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग द मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड में भी 3 मेथड तरीके हैं। पहला है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है शॉर्टकट मेथड। हम 3 विधियों में से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ समय की बाध्यता है इसलिए मैंने सिर्फ एक मेथड को लिया है, वो है हमारा यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। इसमें एक उदाहरण है कि टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन aptitude test scores and productivity resulting after 3 months training of workers in a factory, a survey was conducted by a researcher who had taken a sample of 9 workers. ये 9 workers का डाटा है। कहने का मतलब है कि एक वर्कशॉप में मजदूरों को ट्रेनिंग दी गई और उसमें से सैंपल के तौर पे 9 मजदूर लिए गए और उनके सर्वे के माध्यम से जो डाटा हमने प्राप्त किया कि उनके एप्टीट्यूड टेस्ट से उनकी प्रोडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, इस चीज को चेक करने के लिए जब सर्वे किया गया तो हमें ये डाटा प्राप्त हुआ और इसके माध्यम से हम कैलकुलेशन करेंगे यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। ये हमारा पूरा डाटा है। जो हमारा 9 मजदूरों पर जो एप्टीट्यूड स्कोर निकला वो ये है
प्रोडक्टिविटी पे जो स्कोर उनका निकला या डाटा टेस्ट स्कोर जो है वो ये है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तक दो जो कॉलम है ये वो जो एग्जाम्पल था उसी के हैं। यहाँ है x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार का मतलब है ये x वैल्यूज है और इसमें से हमने एक मीन ले लिया। मीन हम मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में ले लेते हैं। जैसे इसमें मिनिमम 1 है और मैक्सिमम इसमें 9 है, तो हमने मीन वैल्यू इसमें 5 लिए। जैसे लिखा हुआ है कि मीन इक्वल टू 5 और यहाँ पर हम इसको घटाते जाते हैं। जैसे 1 में से हम 5 को घटाएंगे तो 1 में से जब हमने 5 को घटाया तो हमारा -4 आया। 3 में से हमने 5 को घटाया तो -2 आया। इस तरह से हमें ये डाटा प्राप्त हो गया। इसी तरीके से सेम y प्रोडक्टिव वैल्यू जो है ये हम यहाँ पर 9 है और मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो हमने इस x में से एक मीन वैल्यू ली और मीन वैल्यू हमने ली 13 जो क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट बैठता है। और हमने फिर 13 में से अब ये x वैल्यू है और हमने मीन हमारा है 13, तो 9 में से हमने 13 घटाए तो -4, 10 में से हमने 13 घटाए तो -3। इस तरह से हमें ये डाटा प्राप्त हो गया। अब है ये हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको जैसे 4 है, 4 को हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 0 टू 0। इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर ले लिया। सेम हमने काम यहाँ पे किया। जो हमारी ये y माइनस वाई बार हमें जो वैल्यू निकली थी इसी को हमने स्क्वायर कर दिया। 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4। इस तरह से हमें ये डाटा मिल गया और यहाँ पर आकर हमने इनका टोटल कर लिया। यहाँ पर है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे हमने 4 चौक 16, 2 3 6 इनको हमने लिया तो हमें ये डाटा प्राप्त हो गया और हमने यहाँ पर इनका टोटल कर लिया। अब है हमारा ये फॉर्मूला जो कोफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला है, इसमें हमने इन वैल्यूज को रख दिया। x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की जगह हमने ये रख दिया 57 और फिर हमने यहाँ पर ये वैल्यू जो थी वो 60 मल्टीप्लाई 69 और इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर दी। अगला है यहाँ पर हमारा जो कोरिलेशन निकला है वो 0.8859 निकला है। आर वैल्यू हमारी जो आई है वो 0.8859 आई है। अब हमें इसको एनालाइज कैसे करना है ये देखिए। हमने पीई के माध्यम से इसको एनालाइज किया है। कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ये है। द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ये 0.6745 इसका कांस्टेंट वैल्यू है। 1 माइनस आर स्क्वायर रूट n ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हमने वैल्यू रख दी 0.67 हमारा वैसा का वैसा ही रहा। 1 माइनस 0.8859 वो है जो हमने आर वैल्यू निकाली थी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू, वो हमने यहाँ रख दी। 9 हमारे वो थे जो 9 मजदूर थे, उनका जो डाटा है वो 9 था। ये सॉल्व द न्यूमरेटर, हमने इसके बाद इसे सॉल्व किया। हमने 1 माइनस इसको स्क्वायर, इसको जस्ट डबल कर दिया, मतलब 0.8859 का स्क्वायर कर दिया। इसको जितने नंबर है इसमें से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू निकल के आई और ये है और ये वैल्यू हो गई। इसके बाद है सॉल्व द डिनोमिनेटर, हमने इसको किया, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला। 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ और प्लग द वैल्यू बैक इनटू द फॉर्मूला, हमने सारी वैल्यू को फिर इसमें रख दिया। 0.6745 तो हमारा था ही कांस्टेंट और ये जो वैल्यू निकल के आई 0.2151 ये हमने यहाँ रख दी और 3 हमारा ये रख दिया गया। इसके बाद प्रोबेबल एरर हमारी निकल गई, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट वैल्यू से और हमारी जो प्रोबेबल एरर वैल्यू निकली है वो 0.04838 निकल कर आई है। अब है डिटरमाइन द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। इसकी हमें जब स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस निकाली है टू डिटरमाइन इफ द कोरिलेशन इज डिपेंडेबल इट इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द पीई यूजिंग स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल रूल्स। अब मैंने जैसे बताया था कि प्रोबेबल एरर को अगर हम 6 गुना कर दें तो हमने यहाँ और उसकी वैल्यू से भी आर अगर ज्यादा है तभी वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। अब हमने देखा कि हमारी ये जो वैल्यू थी आर वो पीई वैल्यू प्रोबेबल एरर की वैल्यू जो थी वो 0.48 ये थी, वो हमने यहाँ रख दी। इसको 6 गुना किया यानी 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है वो 0.29028 निकल कर आई। अब फिर से हम ये देखते हैं कि द प्रोबेबल एरर इज 0.0484 ये जो थी, बिकॉज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर वैल्यू हमारी 8.8859 इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 6 टाइम्स इट्स प्रोबेबल एरर, क्योंकि हमारी जो आर वैल्यू थी वो 0.8859 थी और हमारी जो पीई की वैल्यू थी वो 0.290 थी। ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमारी आर वैल्यू है, इस कारण से हम
कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है। द रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंडिकेटिंग ए रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी दोनों वेरिएबल के बीच में जो हमने 9 मजदूरों पर जो हमने एनालाइज किया, सर्वे किया, तो हमें ये पता चलता है कि उनके जो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर थे और उनकी प्रोडक्टिविटी के बीच में हाई कोरिलेशन लाई करता है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन लाई करता है। ये हमारा इसका रिजल्ट है। इस तरह से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन and have a nice day, have a great day. Thank you very much for paid attention to me. Thank you.